मरीज सबसे पहले आइसोलेशन यानी कि तन्हाई पसंद होता जाता है, उसकी एकदम कंपनी चेंज हो जाती है, वही दोस्त जो बचपन से चल रहे थे उनमें बहुत बदलाव आ जाता है। एक नई कंपनी जो कि ड्रग बडीज की कंपनी होती है वो देखने को मिलेगी। आइस क्योंकि स्टिमुलेंट कैटेगरी है, ये बंदे को बहुत देर तक जगाती है, तो बच्चा बिल्कुल ही कई कई दिन बगैर सोए रहेगा और उसके बाद जब वो सोने पे आएगा तो पूरा एक लंबा स्पेल सोने का गुजारेगा। सिर्फ इनहेल की हद तक नहीं रहा है, इसको इंजेक्ट भी किया जाता है। जी जी बिल्कुल, इसको इंजेक्ट भी किया जाता है, इसको स्मोक भी किया जाता है और इसको इनहेल भी किया जाता है। ये जो आइस है कॉलेजेस में और हत्ता के अब स्कूल के अंदर भी ये बिक रही है, इसकी तादाद बढ़ चुकी है। तो ये बताएं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ही इसका क्यों ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है? रोकथाम कैसे मुमकिन है? एक दूसरी चीज़ ये है बीमारी का शिकार हो जाए, ये ड्रग यूज़ करना शुरू हो जाए, इसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमारे मुल्क में वैसे ही इस टाइम हर तरफ से अफरा तफरी फैली हुई है और जब दुश्मन का बस नहीं चलता तो कुछ ना कुछ ऐसे हथकंडे ज़रूर वो आजमाता है कि जिससे हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ चला जाए। इसी तरीके से हमारे मुल्क को इस टाइम एक लानत ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। वो लानत पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन उसका शिकार बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हत्ता के फीमेल्स हो रही हैं, बुज़ुर्ग हो रहे हैं। और ये भी बताता चलूँ कि इनमें ज़्यादातर तादाद अमीर बच्चों की है और उतनी ही तादाद अब गुरबा की भी बढ़ चुकी है। लेकिन ये क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया मुनाफ, इंटरनेशनल सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फोकस लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर। और डॉक्टर साहिबा इस टाइम बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, खल्क़े खुदा की खिदमत कर रही हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया है। लेकिन मैम एक चीज़ जानना ज़रूरी है, एक ड्रग इस टाइम पूरी पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रहा है और पता ही नहीं लगता कि कब कोई बच्चा इसका शिकार हो जाए। आइस जी, आइस के बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैम, ये असल में आइस है क्या? अच्छा, पहले तो सबसे पहले मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। अब जैसे कि आपने आइस का जिक्र किया कि आइस बेसिकली है क्या, देखें किसी भी नशे या किसी भी बीमारी को समझने के लिए उसके केमिकल को समझना ज़रूरी है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। आइस बेसिकली बैक इन 90s या मिड 80s में डिस्कवर होनी शुरू हुई, जब ऑस्ट्रेलिया में कुछ बच्चों ने एम्फेटामीन एक केमिकल होता है उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको बड़े हैरत अंगेज़ नताइज मिले कि वो बिल्कुल अलर्ट रहे, बिल्कुल अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम निकाल लिया, थके बगैर उन्होंने असाइनमेंट्स किए। तब ये चीज़ डिस्कवर होनी शुरू हुई कि एम्फेटामीन बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा देर तक एक्टिव रखता है, या उसको हम मेडिकली कहेंगे स्टिमुलेटेड रखता है। तो आइस बेसिकली स्टिमुलेंट कैटेगरी का एक नशा है जो कि एम्फेटामीन और कुछ और केमिकल्स को मिला के बड़े छोटे पैमाने, इवन एक छोटे से कारखाने, छोटे से किचन में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इसका बाकी रॉ मटेरियल इतनी इजीली अवेलेबल है, यानी कि ये खुद बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली जो हमारे मुल्क में इसकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी मौजूदगी या इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा एकदम बढ़ गई है, इस्तेमाल इतना बढ़ गया, वो यही वजह है कि ये बहुत छोटे लेवल पे इसको प्रोड्यूस करना आसान है। जैसे अगर हम चर्स की बात करें या फ़ीम की बात करें तो बाकायदा काश्त होती है, फिर वहाँ से उसको रिफ़ाइन किया जाता है। ये सिर्फ एम्फेटामीन का क्रिस्टल लेके उसको चंद बुनियादी केमिकल्स के साथ एक पाउडर्ड शेप में जैसे क्रिस्टल्स की तरह, शुगर के क्रिस्टल्स की तरह इसको बना लिया जाता है और इतनी आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके जो असरात हैं, अगर क्योंकि ये जो पब्लिक है ये जानना चाहती है, क्योंकि हर घर में ही तकरीबन अब ये जो लानत है फैल चुकी है, किस तरीके से ये महसूस किया जाएगा? उस पेशेंट की निशानियों में क्या निशानियां हैं कि हम ये महसूस करें कि यार ये किसी और इसका बिहेव जो है ना अब नॉर्मल नहीं रहा? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वालिदैन पहले तो ख़ुद भी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैल चुका हुआ है ना कि वालिदैन की बेतवजही या औलाद को कम टाइम देना
या अगर औलाद नहीं है, अपने किसी प्यारे को कम टाइम देना, उसकी तरफ से आप बिल्कुल बेतवज्जो हो जाएं, ये उस पार्ट पे एक गफलत है। लेकिन अगर कोई मरीज़ इसका शिकार हो जाए तो हम कहते हैं कि बेसिक सिम्टम्स क्या होंगे कि घर वाले अलर्ट हो जाएं कि समथिंग डिफरेंट इज़ हैपनिंग, कुछ डिफरेंट हो गया बच्चे में। तो क्योंकि एडिक्शन एक बिहेवियर की बीमारी है, तो सबसे पहले तो वो बच्चा अलग थलग रहना शुरू हो जाता है। या जो इसका मरीज़ है, मैं डिफ़ाइन ऐसे नहीं करूँगी कि सिर्फ बच्चा ही हो, एनी एज ग्रुप, मरीज़ सबसे पहले आइसोलेशन यानी कि तन्हाई पसंद होता जाता है। उसकी एकदम कंपनी चेंज हो जाती है, वही दोस्त जो बचपन से चल रहे थे, वही आदत जो बचपन से लेके चल रहा था, उनमें बहुत बदलाव आ जाता है। एक नई कंपनी जो कि ड्रग बडीज़ की कंपनी होती है वो देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर उसका देखा जाए तो वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं देगा, उसके कमरे में, क्योंकि इससे रेलिवेंट इस्तेमाल की चीज़ें होंगी, पंप होगा, पाइप्स होंगे, या वो जो एल्यूमिनियम फॉइल्स है जिसके नीचे लगा के ये इस्तेमाल किया जा सकता है धुएं के तौर पे, जिसको हम कहते हैं इनहेल करना, वो होगा। ये तो हो गए एक मोटे मोटे बिहेवियर के साइंस एंड सिम्टम्स। लेकिन कुछ इसके जिस्मानी साइंस एंड सिम्टम्स भी होते हैं। जिस्मानी साइंस एंड सिम्टम्स में ये होता है कि आइस क्योंकि स्टिमुलेंट कैटेगरी है, ये बंदे को बहुत देर तक जगाती है, तो बच्चा बिल्कुल ही कई कई दिन बग़ैर सोए रहेगा, और उसके बाद जब वो सोने पे आएगा तो पूरा एक लंबा स्पेल सोने का गुजारेगा, 3-3 4-4 दिन सोता रहेगा, 3-3 4-4 दिन जागता रहेगा। और इसके अलावा आइस जो है, इससे बिल्कुल भूख ख़त्म हो जाती है, जिसको हम मेडिकली कहते हैं एनोरेक्सिया हो गया। बिल्कुल भूख ख़त्म हो जाएगी तो मरीज़ कुछ भी खाए पिएगा नहीं, वो बेतहाशा वज़न का डिक्लाइन उसमें देखने में आएगा। इसके अलावा अगर वो आइस को इंजेक्ट कर रहा है तो उसकी बॉडी पे डिफरेंट जो है साइट्स होंगी जहाँ पे इंजेक्शन मार्क्स मिलेंगे या उनमें ज़ख्म हो चुके हों। अच्छा, यानी कि ये अब सिर्फ इनहेल की हद तक नहीं रहा है, इसको इंजेक्ट भी किया जाता है? जी जी बिल्कुल, इसको इंजेक्ट भी किया जाता है, इसको स्मोक भी किया जाता है और इसको इनहेल भी किया जाता है। और अगर कोई इंजेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इसको इनहेल कर रहा है, तो क्योंकि वो नाक के ज़रिए अंदर ले रहा है तो नाक की जो झिल्ली है, जिसको हम कहते हैं नाक का म्यूकोज़ा, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट को हर वक्त छींकें आना और फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। ये इसके चंद मोटे मोटे अलामात हैं कि अगर किसी बच्चे में मिल रहे हैं या किसी बड़े में भी मिल रहे हैं तो उसके सराउंडिंग वाले लोग ज़रा अलर्ट हो जाएं कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट हैपनिंग टू द पर्सन, तो वो ज़रूर किसी टेक्निकल और प्रोफेशनल सपोर्ट को सीख करें। मैम, सुनने में ये आया है कि ये जो आइस है कॉलेजेस में और हत्ता के अब स्कूल के अंदर भी ये बिक रही है, इसकी तादाद बढ़ चुकी है। तो ये बताएं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ही इसका क्यों ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है? देखें, वाकई ये बिल्कुल सही। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें जो इसके आदाद शुमार हैं वो यही बताते हैं कि ज़्यादातर जो एकेडमिक एज ग्रुप है, 12-14 साल से लेके 26-28 साल तक के बच्चे, वो ज़्यादा आइस इस्तेमाल करते हैं। तो और बल्कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनमें ज़्यादातर यंग बच्चे इसी एज ग्रुप के होते हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे हर चीज़ जुड़ी हुई है इसके नेचर ऑफ ड्रग से, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है। बच्चों के ऊपर इतना एकेडमिक प्रेशर होता है, ग्रेड स्ट्रेस होता है, अच्छे एकेडमिक मेंटेन करने हैं, असाइनमेंट जल्दी मुकम्मल करवानी है, एक ग्रेड रेस लगी हुई है माशरे में, तो वो अपने आप को उस रेस में कोप अप करने के लिए, अपने आप को ऑन द टॉप रखने के लिए स्टिमुलेटेड रहना चाहते हैं। हर वक्त वो इतने अलर्ट रहना चाहते हैं कि किसी फील्ड में वो पीछे ना हो, इतना कंपटीशन है। और जब वो ये प्रेशर नहीं मीटअप कर पाते, एक ह्यूमन नेचर है कि कुछ वक्त के बाद उसको ठहराव भी चाहिए होता है, लेकिन वो ठहराव हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो पैटर्न ऑफ टीचिंग है उसमें नहीं आ पा रहा, तो बच्चे इस स्ट्रेस को मीटअप करने के लिए अपने आप को स्टिमुलेटेड रखते हैं इस तरह आर्टिफिशियल आइस लेके, और फिर वो इसके आदी हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सवाल तो अजीब सा ही है लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या पता हो कि इसका कोई असर हो ही जाए। रोकथाम कैसे मुमकिन है? एक दूसरी चीज़ ये है कि अब जब कोई इस बीमारी का शिकार हो जाए, ये ड्रग यूज़ करना शुरू हो जाए, इसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, रोकथाम को हम दो मोटी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये कि इसको एहतियाती तदाबीर क्या की जाए कि कोई इसका शिकार ही ना हो, और दूसरा ये कि इसका इलाज क्या है। एहतियाती तदाबीर पहले आती हैं, कहते हैं ना कि एहतियात परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर वालिदैन अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी रूटीन पे, उनके रोज़मर्रा के मामूलात पे नज़र रखें, तो ये इससे अच्छी एहतियात कोई नहीं हो सकती। सेकंड चीज़ ये कि खुदा न खास्ता अगर कोई इस
मर्ज़ का शिकार हो गया है तो फिर इसके लिए ऑब्वियसली बजाय उसको नसीहत करें, बजाय उसको आप कमरों में बंद करें, सख्ती करें, क्योंकि ये नसीहत से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले इलाज गाह का इंतखाब करें, इसका इलाज समझें वहाँ पे जाके, वहाँ के माहिरीन से, वहाँ के प्रोफेशनल से, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि अगर इलाज में लेट किया जाए तो ये आइस इतना खौफनाक मर्ज़ है, आइस का नशा इतना खौफनाक नशा है कि अगर इसको वक्त पे इलाज ना करवाया जाए तो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे हम साइकोसिस कहते हैं। वो इतना खौफनाक अलामत है कि उसका शिकार होकर मरीज़ ना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है, जानी नुकसान तक, बल्कि वो अपने सराउंडिंग के लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसमें लाइक अपनी ज़ात में ही इल्हाम भी होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक सुनने में आया कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, मेरे सामने ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ होता है। बिल्कुल, देखें साइकोसिस इन्हीं चीज़ों का मजमुआ है, इन्हीं अलामात का मजमुआ है जिसमें आपको इल्हाम होना, जिसको हम कहते हैं फेक फॉल्स बिलीव्स होना शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है कि हमें खुदा की तरफ से कोई सुपर नेचुरल पावर दी गई है, किसी को आवाज़ें आने लग जाती हैं कानों में, अनदेखी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। तो ये सारे अलामात का मजमुआ ही साइकोसिस होता है और इस साइकोसिस का शिकार होकर मरीज़ खुदा न खास्ता ख़ुदकुशी कर सकते हैं। वो कहते हैं हमें ये गाइडेंस आ रही है खुदा की तरफ से, या वो किसी को मार सकते हैं कि ये भी हमें गाइडेंस आ रही है कि ये बंदा नुकसानदेह है उम्मत के लिए, कौम के लिए, इसको मारना ज़रूरी है। तो अगर इस स्टेज पे पेशेंट आ जाए तो इलाज नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल हो सकता है और बहुत पेचीदगियाँ हो सकती हैं उस इलाज में। मैम, ये इसमें फ़ीमेल्स की तादाद भी है, और फीमेल्स कौन सी हैं, लाइक के यानी कि जो घरेलू ख़वातीन हैं वो, या जो यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ पढ़ती हैं? सेम गोज़ फॉर एवरी पर्सन। देखें, अगर फ़ीमेल्स एकेडमिक या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ हैं तो वो भी उसी स्ट्रेस का शिकार हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वो घरेलू ख़वातीन हैं और घर में नाचाकियाँ या परेशानियाँ हैं, फाइनेंशियल इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो वो भी इस चीज़ का शिकार हो सकती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे की कल्चरल वैल्यूज़ इतनी अच्छी हैं कि अभी घरेलू ख़वातीन तो कम, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रही हैं। नाज़रीन, आपने डॉक्टर सादिया मुनाफ की गुफ्तगू सुनी है। आपको डॉक्टर की गुफ्तगू कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।